रात काफी बीत गई थी। मैंने दूर से अपने बंगले को देखा। मेरे बंगले के तमाम कमरों में अंधेरा था, सिर्फ लॉन की बत्ती जल रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा गोरखा चौकीदार मुझे एक देहाती के भेष में बंगले में दाखिल होता देखे। बंगले के बड़े कमरे की चाबी मैंने लॉन में बरामदे के पास ही पाम के गमले के नीचे छुपा कर रख दी थी। मैं गार्डिनिया की बाड़ के साथ होता हुआ अपने बंगले के मेन गेट की तरफ आ गया। ये बात करीने कयास थी कि मेरी अदम मौजूदगी में चौकीदार आधी रात को मेन गेट पर पहरा नहीं दे रहा होगा, बल्कि वो यकीनी तौर पर अपने हेडक्वार्टर में गहरी नींद सो रहा होगा। इस बात का डर भी था कि कहीं रात की राउंड पर फिरता हुआ कोई पुलिस वाला सामने न आ जाए। मैं अपने छोटे से बंगले की बाड़ के कोने में रुक गया। गर्दन जरा सी निकाल कर देखा। बंगले का छोटा सा लॉन बिल्कुल खाली था। लकड़ी का छोटा सा जंगला बंद था। सामने बरामदे में भी कोई नहीं था। चौकीदार गायब था। हालात को साजगार देखते हुए मैं बाड़ फलांग कर लॉन और फिर बरामदे में आ गया। पाम के गमले के नीचे से चाबी निकाल कर दरवाजे का ताला खोला और ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही अंधेरे में दरवाजा पीछे बंद करके उसके साथ टेक लगाकर आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया। खुदा जाने कितनी मुसीबतों से बचकर अपने बंगले के पुरसुकून माहौल में वापस आ गया था। बंद अंधेरे ड्राइंग रूम की नीम गर्म फजा में मेरे आसाब को बेहद सुकून मिला। मैंने दरवाजे की चटखनी लगा दी। ड्राइंग रूम की बत्ती बुझी हुई थी। खिड़कियों पर भी पर्दे खिंचे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ घुप अंधेरा था। मगर ये मेरा बंगला था, मैं उसके कमरों से खूब वाकिफ था। अपने कमरे में आते ही मैंने बत्ती जला दी। कमरा एकदम रोशन हो गया। मेरा पलंग उसी तरह लगा था। मेज पर गर्द की हल्की सी तह जमी हुई थी। शेल्फ में किताबें वैसे ही लगी थी। मैंने पहला काम ये किया कि फौरन अपने देहातियों वाले कपड़े उतार कर स्लीपिंग सूट पहना। गुस्ल खाने की बत्ती जलाकर अपना चेहरा देखा। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी। चेहरे का रंग जरा जरा सांवला हो गया था। चेहरा कुछ उतर भी गया था। मैंने मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी फेरी। इतने में बाहर से चौकीदार की आवाज बुलंद हुई, कौन है? बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में से गुजर कर बाहर लॉन में आ गया। सामने मेरा गुरखा चौकीदार हाथ में बंदूक ताने पोजीशन लिए खड़ा था। मुझे देखते ही उसने बंदूक नीचे कर ली और मुझे सलाम किया। सर, आप कब आए सर? मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया कि वो कहाँ मर गया था। अगर मेरी जगह कोई चोर बंगले में आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? चौकीदार ने कहा। वो टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ निकल गया था। वो मुझसे माफिया मांगने लगा। उसका टहलते टहलते दूसरे बंगले की तरफ जाना मेरे हक में बेहद सूदमंद साबित हुआ था। मैंने उसे वार्निंग दी कि अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैं रात को 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस सेट पर कोड वर्ड्स में बात कर सकता था। सोचा क्यों ना अपने बॉस को उधमपुर के थंडर बेस की तबाही का हाल बताऊं। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जेबी साइज का वायरलेस ट्रांसमीटर बंगले के सामने वाले बरामदे के कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। गुरखा चौकीदार बाहर गेट पर मौजूद था, लेकिन उसे मैं किसी काम से भेज सकता था। मैंने अलमारी में जो रुपए रखे हुए थे उनमें से 10 रुपए का एक नोट निकाला और बरामदे में आकर चौकीदार को आवाज दी। वो गेट की तरफ से साहब कहता हुआ भाग कर मेरे पास आ गया। मैंने उसे 10 रुपए का नोट देकर कहा, मेरे पास सिगरेट खत्म हो गए हैं, उधर चौक में जाओ, अगर कोई दुकान खुली है तो सिगरेटों का एक पैकेट ले आओ। चौकीदार को मेरी खुशनुदी हासिल करने की अशद जरूरत थी। उसने मुझसे बिल्कुल न कहा कि इस वक्त सिगरेटों की दुकानें कहाँ खुली होंगी। बोला, अभी लाता हूँ साहब। 10 का नोट लिया, बंदूक मेरे हवाले की और डबल मार्च करता हुआ बाजार की तरफ चल दिया। जब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया तो मैंने दरख्त के पास जाकर ईंटों को एक तरफ हटाया। गड़े में से टीन की डिब्बी में रखा हुआ छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला, ईंटों को उसी तरह जोड़ा और अपने कमरे में आ गया। मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके उसकी खास फ्रीक्वेंसी मिलाई और जब दूसरी तरफ से एक खास किस्म की टोन बार बार बुलंद होने लगी तो मैंने अपना कोड वर्ड बोल दिया। दूसरे लम्हे मैं कोड अल्फाज में अपने बॉस से बात कर रहा था। वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि उनकी इंटेलिजेंस ने थंडर बेस की मुकम्मल तबाही की रिपोर्ट उसे कल ही दे दी थी। बॉस ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि मैंने अपने मुल्क और मिल्लत की खातिर एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। फिर उसने कहा कि 20 अक्टूबर को वो मुझे 11 बजे रात के बाद एक खास पैगाम देगा। मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। कमरे से निकलकर अंधेरे ड्राइंग रूम से चलता हुआ बरामदे में आया। माहौल का गहरी नजर से जायजा लिया और इंतहाई होशियारी के साथ चलता हुआ दरख्त के पास गया और ट्रांसमीटर को खुफिया जगह पर छुपा कर ऊपर ईंटें और घास फूस डाल दिया। फिर बरामदे में आ गया और यूं टहलने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इतने में मुझे दूर से अपना चौकीदार तेज तेज कदमों के साथ आता हुआ नजर आया। खुदा जाने ये शख्स कहाँ से मेरी ब्रांड के सिगरेटों का पैकेट ले आया था। मैंने पैकेट उससे लिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। मैं इस कदर थका हुआ था कि नरम नरम गद्दे पर गिरते ही जैसे
से मेरा अंग अंग दर्द करने लगा। मैंने बत्ती बुझा दी और फौरन ही गहरी नींद सो गया। कई रातों की बेखाबी थी। ऐसा सोया कि दूसरे दिन दोपहर के वक्त आंख खुली। चौकीदार बरामदे में आ गया। मुझे मालूम था कि चौकीदार वहां मौजूद होगा। मैंने उसे नाश्ते के लिए दूध, अंडे और डबल रोटी लाने के लिए कहा और हिदायत की कि नौकरानी को जाकर इत्तला कर दे कि साहब शिमले से वापस आ गए हैं। वापस कमरे में आकर मैंने गर्म गर्म पानी से गुस्ल किया, शेव बनाई, खद्दर का कुर्ता पाजामा और सफेद खद्दर का ही कुर्ता पहना। चौकीदार दूध, रोटी वगैरह ले आया था। मैंने खुद ही नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद चाय की दूसरी प्याली बनाकर मैं बरामदे में ही बेद की आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा। मैंने कुछ रोज पहले के अखबार भी देखे, मगर उनमें से किसी अखबार में उधमपुर वाले थंडर बेस की तबाही की खबर नहीं छपी थी। कुदरती बात थी कि हुकूमत इस खबर को कभी नहीं छपवा सकती थी। मेरी अभी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। अभी मैं अपने दफ्तर में किसी को फोन नहीं करना चाहता था। सुजाता को भी मैंने टेलीफोन पर अपने आने की इत्तला नहीं दी थी। चाय खत्म करके मैंने अखबार तय करके तपाई पर रखा और अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठकर शिमले वाले होटल की कॉल बुक करवा दी। उसके बाद सुजाता को फोन किया। उसकी माता जी ने फोन उठाया। मेरे वापस आने का सुनकर वो बेहद खुश हुई। उन्होंने बताया कि सुजाता ऑफिस गई हुई है। मुझे मालूम था, मगर मैं उसकी माता को अपनी आमद की खबर पहले करना चाहता था। सुजाता मेरी आवाज सुनकर बोली, किशन तुम कब आए? मुझे इत्तला क्यों नहीं की? मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आती। तुम बहुत बुरे हो, मुझे कभी कोई खुशी हासिल करते नहीं देख सकते। मैंने यूं ही बहाना बनाया कि एक खास वजह से मुझे शिमले से अचानक आना पड़ गया। वैसे मैं तुम्हें रोज याद किया करता था। सुजाता ऑफिस में ज्यादा जज्बाती नहीं हो सकती थी। उसके कोलीग उसके करीब ही बैठे थे, मगर उसकी आवाज में जज्बात के वफूर को मैं पूरी तरह महसूस कर रहा था। उसने कहा कि वो ऑफिस में से निकलकर सीधी मेरे पास आ रही है। फोन बंद करके मैंने ट्रंक कॉल की, एक बार फिर याद दहानी करवाई। इतने में नौकरानी भी आ गई। नमस्कार करके किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर कुछ रुपए दिए और कहा कि सब्जी तरकारी शाम के लिए ले आए। इतने में फोन की घंटी बजी। मैं भागकर अपने कमरे में आया। शिमले वाले होटल का मैनेजर बोल रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे अचानक चंडीगढ़ से दिल्ली आना पड़ गया है, लिहाजा मेरा अटैची केस और बिस्तर वगैरह पैक करके मुझे बाई एयर बुक कर दिया जाए। मेरा पता होटल वालों के पास था। उससे फारिग होने के बाद मैंने पहला काम ये किया कि अपने इंटेलिजेंस के चीफ सेक्रेटरी नंबर 2 को दफ्तर फोन किया। कैप्टन कहो तुम्हारी सेहत अब कैसी है? मैंने कहा भगवान की कृपा से अब मैं पहले से बेहतर हूँ। इस बार वहाँ मौसम खराब था, कल दफ्तर आ रहा हूँ। सेक्रेटरी नंबर 2 का लहजा और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे मेरे आने का पहले से पता चल गया हो। बोला जरूर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। जैसे उसे पहले से यकीन हो कि मैं दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। ये बात मेरे लिए किसी खतरे के सिग्नल से कम नहीं थी। मैंने अपने आप को मजीद चौकस रखने और मोहतात रहने का फैसला कर लिया। 4:30 बजे सुजाता आ गई। वहाँ के रिवाज के मुताबिक आते ही अपना खुशबुओं भरा सर मेरे सीने के साथ लगा दिया। उसने जामुनी रंग के फूलदार साड़ी पहन रखी थी। बालों में पिंक कलर की कलियां सजी हुई थी और उसके लिबास से बड़ी रोमांटिक खुशबू आ रही थी। फिर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, किशन डार्लिंग तुम पहले से कमजोर क्यों हो गए हो? तुम्हारा रंग भी सांवला हो गया है। पहाड़ पर जाकर तो लोग गोरे हो जाते हैं। मैंने उसके माथे की बिंदिया पर उंगली रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास रहा हूँ। 3 दिन बुखार रहा। खैर छोड़ो इन बातों को, चलो कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। चौकीदार से मैंने अपनी गाड़ी साफ करवा ली थी। सुजाता को अपने साथ बिठाया और हम नई दिल्ली के एक खूबसूरत रेस्तोरां में आ गए। इस रेस्तोरां की धीमी धीमी रोशनियों वाली फजा मुझे हमेशा पसंद रही थी। मैं और सुजाता हफ्ते में एक बार यहाँ खाना खाने या कॉफी पीने जरूर आते। हमने खाना खाया, फिर कॉफी आ गई। सुजाता कॉफी बनाते हुए कहने लगी, किशन तुम्हारी मोहलत खत्म होने में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं डार्लिंग। अब अगर तुमने पिताजी से और मोहलत मांगी तो वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करना चाहते। और सुनो, मैं तुम्हें सच कहती हूँ, फिर मुझे भी यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करते हो। मैंने सुजाता की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। अभी मुझे इस हिंदू लड़की की जरूरत थी। मोहब्बत मुझे उससे कभी भी नहीं थी। वैसे भी एक कमांडो अपने मकसद के सिवा और किसी शय से मोहब्बत नहीं करता, मगर सुजाता की वजह से वहाँ की ऊंची सोसाइटी में एक फैमिली मेंबर की हैसियत से जाना पहचाना जाता था और मेरी किशन मेहता की एक शनाख्त बन चुकी थी। मैंने उसे कहा, सुजाता तुम सपने में भी कभी ख्याल न करना कि मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। वो झुंझुलाकर बोली, तो फिर तुम्हें शादी में क्या एतराज है? मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे थपथपाते हुए कहा, शांति सुजाता शांति। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें ब्याह कर अपने पास ले आऊंगा। सुजाता के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसने नजरें नीची कर ली और कॉफी के प्याले में
चम्मच हिलाने लगी। हम जिस मेज पर बैठे थे वो रेस्तोरेंट के दरवाजे के करीब ही दीवार के साथ वाली थी। हमारी मेज पर भी दूसरी मेजों की तरह एक धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में हमारे चेहरे साफ नजर आ रहे थे। रेस्तोरेंट की बाकी फजा नीम रोशन थी। मैं सुजाता से प्यार भरी बातें भी कर रहा था और मजे से कॉफी की चुस्कियां लेते हुए आला सिगरेट के हल्के हल्के कश भी लगा रहा था। रेस्तोरेंट का दरवाजा खुला और 2 साड़ी पोश लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। वो किसी बात पर पहले ही से हंस रही थीं। उनमें से एक लड़की का चेहरा मुझे कुछ शनासा महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा तो वो अपनी सहेली के साथ वहीं रुक गई। अब वो भी मुझे गौर से देख रही थी। 1 सेकंड से भी कम वक्त में मेरे जहन के एल्बम ने कई वरक उलट दिए। कई लड़कियों की तस्वीरें मुझे दिखाई। इतने में वो लड़की हमारी मेज के करीब आकर बोली, हेलो सर, क्षमा कीजिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब सुजाता भी चौंकी कि ये लड़की कौन है। बड़ी फैशनेबल ग्लैमरस किस्म की लड़की थी। सांवली रंग, चमकीली आंखें और गले में मोतियों का हार। मैंने सुजाता से थोड़ी देर के लिए माजरत चाही और लड़की के साथ एक तरफ आ गया। वो भी अपनी सहेली से अलग हो गई। वो कहने लगी, सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मगर मैंने आपको पहचान लिया है। मैं उषा की सहेली हूँ। आप उधमपुर उषा को छोड़ने हमारे होटल में आए थे। अब सारी बात खुलकर मेरे सामने आ गई। जिस रोज मैं उषा को, जो असली कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी और अंबाला से उससे मिलने जम्मू आई थी, उसके होटल छोड़ने गया तो ये लड़की वहाँ पहले से बरामदे में खड़ी थी और फिर उषा के साथ मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई थी। मैं मोहतात हो गया। मैं उसे एक खाली मेज पर ले गया। मैंने उसे पूछा, उषा कहाँ है? उस लड़की ने गमगीन लहजे में कहा, सर आपको तो मालूम ही है कि मेरी सहेली उषा उधमपुर अपने बॉयफ्रेंड कैप्टन मल्होत्रा से मिलने गई थी। उसने उसे फोन भी किया था, लेकिन क्या आपको नहीं मालूम कि वहाँ कितना बड़ा हादसा हो गया है? सर आपको तो जरूर मालूम होगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ मुझे मालूम है। तो क्या? उषा की सहेली ने दुखी लहजे में कहा, हाँ, उषा का बॉयफ्रेंड वहीं मारा गया जहाँ भयानक धमाका हुआ था। उस रात धमाकों से सारा उधमपुर और जम्मू शहर हिल गया था। माय गॉड, अब भी वो रात याद आती है तो दिल कांप उठता है। उषा तो बेहोश हो गई थी। दूसरे रोज वो किले की तरफ जाना चाहती थी, मगर मिलिट्री पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। सर उषा को अब भी यकीन है कि कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है और उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किसी खास मसलहत की वजह से छुपा रखा है। मैंने कहा, वो कहाँ है? मेरा मतलब है उषा अंबाला में ही है। उसकी सहेली ने उसके जवाब में एक गहरी सांस भरकर कहा, वो अंबाला ही में है, मगर अपने बॉयफ्रेंड के गम में बीमार हो गई है। सर कल की फ्लाइट से दिल्ली अपनी फुप्पी के पास आई हूँ। उषा कल सुबह मुझे कह रही थी कि कैप्टन मल्होत्रा मरा नहीं, जिंदा है। सर आपका क्या ख्याल है? आप भी तो उसी महकमे में थे। मैंने फौरन तरदीद करते हुए कहा, नहीं, मैं उस महकमे में नहीं था। मेरा कैप्टन मल्होत्रा से कोई संबंध नहीं था। वो तो ऐसा हुआ कि एक शख्स ने उषा को ये कह दिया कि मैं कैप्टन मल्होत्रा हूँ। उसकी सहेली बोली, लेकिन सर आपने तो अगले दिन टेलीफोन पर बात करवाने का वादा किया था। मैंने उषा की सहेली को आहिस्ता बोलने की तलकीन करते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस। उषा की सहेली ने जल्दी से कहा, सुशीला। मैंने सिगरेट बुझा दिया। हाँ मिस सुशीला, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी या उषा की कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस अपनी टेबल पर आ गया। सुजाता का मूड ऑफ हो गया था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे एक अजनबी लड़की से मेरी बातें करना पसंद नहीं आया। मैंने मुस्कुराते हुए सुजाता का हाथ थाम लिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये हमारे महकमे के एक ऑफिसर की भांजी है। इसको एक जज्बाती प्रॉब्लम का सामना है। असल में ये लड़की, जिसका नाम सुशीला है, मुझसे एक प्राइवेट जासूस का काम लेना चाहती है। सुजाता ने नाराजगी से पूछा, वो क्यों? मैं अब भी मुस्कुरा रहा था। आंखों के किनारे से देख लिया था कि सुशीला अपनी सहेली के साथ कोने वाली मेज पर बैठी बैरे को खाने या कॉफी का ऑर्डर दे रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तुम्हें बताया ना कि ये एक रोमांटिक प्रॉब्लम में फंसी हुई है। इसका प्रेमी किसी दूसरी लड़की के झांसे में आकर दीवाना हो रहा है। अब ये चाहती है कि मैं ये सुराग लगाऊं कि कहीं वो लड़की खुफिया तौर पर उसके प्रेमी से ब्याह तो नहीं कर चुकी। इसका ख्याल है कि चूंकि मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, इसलिए ये काम बड़ी आसानी से कर सकूंगा। खैर, भोली लड़की है। सुजाता ने कोई जवाब न दिया। उठते हुए अपना पर्स उठाया और बोली, चलो चलते हैं। यहाँ दम घुटने लगा है। इससे पहले सुजाता ने कभी इस रेस्तोरेंट में ऐसी शिकायत नहीं की थी। जाहिर है वो एक औरत थी, मुझसे मोहब्बत करती थी और मुझे किसी दूसरी खूबसूरत लड़की से अलग मेज पर जाकर बातें करते देखकर उसका मूड खराब हो गया था। सुजाता अपने जज्बाती मसाइल में उलझी हुई थी और मुझे एक नई परेशानी का सामना था। उषा मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। जाहिर है अंबाला मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को कैप्टन मल्होत्रा की लाश नहीं मिली थी और कुदरती तौर पर वो इस नतीजे पर पहुंचे
थे कि कैप्टन मल्होत्रा भी उधमपुर के थंडर बेस के धमाके में मर गया होगा। कैप्टन मल्होत्रा के घर महकमे की तरफ से इत्तला कर दी गई होगी, मगर उषा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। ये उसकी कैप्टन मल्होत्रा से मोहब्बत थी, लेकिन ये मोहब्बत मेरे लिए मुसीबत बन सकती थी। अगर वो अपनी मोहब्बत के जुनून में अंबाला मिलिट्री इंटेलिजेंस को जाकर ये बता देती है कि एक फ्लाइंग ऑफिसर ने एक ऐसे शख्स को कैप्टन मल्होत्रा कहकर उससे मिलवाया था जो असल में कैप्टन मल्होत्रा नहीं था, और फिर उस शख्स ने यानी मैंने उषा से वादा किया था कि मैं दूसरे रोज टेलीफोन पर कैप्टन मल्होत्रा से उसकी बात करवा दूंगा, और उसी रात थंडर बेस एक कयामत खेज धमाके से तबाह हो गया था। ये मेरी कयास आराइयां थीं और एक जासूस कमांडो की हैसियत से ये मुझे कयास आराइयां जरूर करनी चाहिए थी। सुशीला से दोबारा मिलने का सवाल पैदा नहीं होता था क्योंकि मैंने उसे अपना कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया था। जाहिर है वो अंबाला से दिल्ली आई हुई थी और 2-1 रोज बाद उसे दिल्ली वापस जाना था। उषा से भी दिल्ली में मुलाकात होने का कोई इम्कान नहीं था। अगर वो अंबाले में किसी पुलिस वाले को मेरे बारे में कुछ कह भी देती है तो पुलिस को क्या पता कि मैं कौन हूँ, और फिर पुलिस को बेमकसद सरकार के लिए सर खपाने की क्या जरूरत है। सुजाता मेरे पहलू में बैठी थी। गाड़ी नई दिल्ली की जगमगाती हुई सड़कों पर से गुजर रही थी। मैंने सुजाता की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, सुजाता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे और सिर्फ तुमसे। सुजाता ने अपना बाजू मेरे बाजू के साथ लगा लिया। उसके दिल से सुशीला के बारे में शक दूर हो गया था। मैं भी यही चाहता था। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया तो तमाम लोग बड़ी गर्मजोशी से मिले। मिस्टर तिवाड़ी पहले तो मुझे अपने सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक के पीछे से गौर से देखते रहे, फिर मुस्कुराए, हाथ मिलाया और बोले, मिस्टर मेहता तुम पहले से कुछ कमजोर हो गए हो, क्या शिमले का पानी रास नहीं आया? मैंने अपने दूसरे दोस्तों की तरह यहाँ भी वही बहाना पेश किया कि इस दफा शिमले में ज्यादा देर बीमार रहा। उन्होंने मुझे कुछ जरूरी फाइलें दी और कहा कि इन्हें आज ही निपटा देना। मेरा ख्याल है कि वो मुझसे उधमपुर वाले सानहे का जिक्र करेगा, मगर उसने मुझसे इस सिलसिले में कोई बात न की। मैं फाइलें उठाए अपने कमरे में आ गया। ये फाइलें दफ्तर के क्लर्कों वगैरह की तरक्कियों और उनके छोटे छोटे दफ्तरी मसाइल के बारे में थी। शिमले से वापस आकर अपने दफ्तर में काम करते हुए मुझे 1 हफ्ता गुजर गया था। इस दौरान में वहाँ किसी ने उधमपुर वाले सानहे के बारे में मुझसे कोई बात न की। मैं खुद तो इस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता था क्योंकि भारतीय हुकूमत इस वाक़े को दबाना चाहती थी, लेकिन हमारा महकमा इंटेलिजेंस का था और उसका ताल्लुक खास प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी और मुल्क के अंदरूनी दिफा की सिक्योरिटी से था। इन हालात में ये नामुमकिन बात थी कि मिस्टर तिवाड़ी को उधमपुर सानहे का इल्म न हो। मैंने ये भी महसूस किया कि मुझे 1-2 अहम खुफिया इजलासों में नहीं बुलाया गया। इन तमाम कवायफ का एक ही नतीजा निकलता था कि मिस्टर तिवाड़ी को मुझ पर शक हो चुका है। उसने यकीन का दर्जा हासिल कर लिया है। इसका मतलब था कि वो मेरे खिलाफ किसी सबूत का इंतजार कर रहा है। मैं ये मालूम करने के लिए बेताब था कि मिस्टर तिवाड़ी को मुझ पर आया ये शक है कि मैं भारत सरकार का एक आला अफसर होते हुए पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के लिए वहाँ जासूसी कर रहा हूँ, या उन्हें इस पर शुबा है कि मैं असल में राम किशन मेहता नहीं हूँ और पाकिस्तानी जासूस हूँ। इस मामले को मैं हर हालत में और बहुत जल्द हल करना चाहता था ताकि मैं एक तरफ और यकसू होकर अपनी सरगर्मियों को जारी रख सकूं। इस राज को मालूम करने के लिए जरूरी था कि मुझे इस गुफ्तगू का इल्म हो जाए जो मिस्टर तिवाड़ी मिस्टर वशराम से तन्हाई में करते हैं। इसका हल मैंने निकाल लिया। मिस्टर तिवाड़ी के खूबसूरत कमरे के कोने में एक बड़ा गुलदान हमेशा पड़ा रहता था जिसमें प्लास्टिक के फूल सजाए गए थे। इन फूलों को पानी देने की जरूरत नहीं थी और गुलदान हमेशा उसी मेज पर पड़ा रहता था। एक रोज मैं छुट्टी के बाद अकेला ही नई दिल्ली के रेस्तोरां में चाय पीने निकल गया। मेरा असल मकसद कुछ और था। रेस्तोरां में मैं देर तक बैठा चाय पीता और अखबारात का मुताला करता रहा। मैं एहतियात के तौर पर अपने साथ छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो लेता गया था। रेस्तोरां से निकलकर मैं कनॉट प्लेस में रेडियो की एक दुकान पर चला गया। ट्रांजिस्टर रेडियो को मैंने जानबूझकर खराब कर दिया। काउंटर पर खड़े आदमी को मैंने ट्रांजिस्टर रेडियो दिखाकर कहा कि इसमें शोर बहुत होता है, इसे ठीक कर दीजिएगा। यहाँ मैंने अपना असल नाम जाहिर न किया। शोकेसों में टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर रेडियो और कैसेट प्लेयर सजे हुए थे। मैंने इकाई का एक बहुत ही छोटा टेप रिकॉर्डर निकाल कर उसे गौर से देखा। उसका साइज माचिस की डिब्बी जितना था और ये बैटरी से काम करता था। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे अपने बच्चे के लिए ये टेप रिकॉर्डर चाहिए। वो स्कूल में कोई खेल खेलते हैं जिसमें ऐसे छोटे टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल जरूरी है। मैंने वो टेप रिकॉर्डर खरीद लिया। बंगले पर आकर मैंने उसके बटन को ऑन करके मेज पर एक ग्लास के अंदर रखा और खुद 5 कदमों के फासले से कुर्सी पर बैठ गया। आम आवाज में जैसे किसी से बातें शुरू कर दी। कोई 10 सेकंड तक मैं नॉर्मल आवाज में बातें करता रहा, फिर उठकर टेप रिकॉर्डर को ग्लास में से निकाला,
रिकॉर्डिंग बटन बंद करके आवाज वाला बटन दबा दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी आवाज मुझसे दुगनी बुलंद होकर मुझे साफ सुनाई देने लगी। ये वाकई काफी ताकतवर टेप रिकॉर्डर था और मेरे काम आ सकता था। एक बार फिर मैंने उसके साइज का जायजा लिया। इससे छोटा टेप रिकॉर्डर शायद मुझे मार्केट में नहीं मिल सकता था। इस टेप रिकॉर्डर को मैंने अलमारी में बंद करके रख दिया। दूसरे रोज दफ्तर गया तो ये छोटा सा टेप रिकॉर्डर मेरे समर कोट की अंदरूनी जेब में मौजूद था। मैंने उसे अपने ऑफिस वाली मेज की दराज में रखना मुनासिब न समझा और उसे जेब में ही रखे मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में चला गया। अपने सरकारी रिवॉल्वर की चोरी की रिपोर्ट मैंने आते ही मिस्टर तिवाड़ी को कर दी थी, जिस पर उसने किसी भी हैरानी का इजहार न किया। हालांकि सरकारी रिवॉल्वर की चोरी बहुत बड़ा वाकया होता है। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे शायद अब दूसरा रिवॉल्वर न मिले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा न हो। अब मैं उसके कमरे में इसी रिपोर्ट का बहाना बनाकर जा रहा था। हकीकत में मेरा मकसद ये था कि कोने में रखे हुए गुलदान का एक बार फिर भरपूर जायजा लूं। मिस्टर तिवाड़ी अपने कमरे में बैठे किसी फाइल की वर्क करदानी कर रहे थे। मैंने रिवॉल्वर के बारे में बात शुरू की तो वो मुस्कुराए, फाइल पर से नजरें हटाकर मुझे देखा और बोले, कैप्टन मेहता, मैंने ऊपर बड़ा भरपूर नोट लिख कर भेजा है। वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर भगवान करे कि प्राइम मिनिस्टर उसे मंजूर कर ले। मैं कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखे खड़ा था। मैंने कहा, सर अगर इजाजत दें तो मैं मार्केट से नया रिवॉल्वर खरीद कर उसका लाइसेंस बनवा लूं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमें उसकी किसी वक्त जरूरत पड़ सकती है। मिस्टर तिवाड़ी ने दराज खोल कर सिगार निकाला, उसे सुलगाया और हल्का सा कश लगाकर धुआं छोड़ा। फिर बोला, ठीक है, तुम नया रिवॉल्वर खरीद लो, मैं तुम्हारे लाइसेंस की दरखास्त फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने मिस्टर तिवाड़ी का शुक्रिया अदा किया और कमरे में से बाहर निकल आया। ये लोग मेरे बारे में किस किस्म के ख्यालात रखते थे, ये जानने के लिए मैं तिवाड़ी के कमरे वाले गुलदान में छोटा टेप रिकॉर्डर रखना चाहता था। कमरे से निकलते वक्त मैंने नजर घुमाकर कोने वाले गुलदान को देखा। प्लास्टिक के फूल उसमें वैसे ही सजे हुए थे। अब मैं उस लम्हे का इंतजार करने लगा जब मैं फाइल लेकर किसी बहाने मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में जाऊं और उसका कमरा खाली हो। बहुत जल्द मुझे उसका मौका मिल गया। उसी रोज दोपहर के बाद मिस्टर तिवाड़ी किसी काम से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी से मिलने गया। मैं उसकी सरगर्मियों पर निगाह रखे हुए था। उसका कमरा खुला था और मेरे कमरे के बिल्कुल सामने ही था। मैं फाइल हाथ में लिए उसकी वर्क गर्दानी करता हुआ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली था। मैंने एक सेकंड जाया किए बगैर जेब से छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला, उसे कोने वाले गुलदान के नीचे उसकी तह में ऑन करके रख दिया और उसी तरह फाइल हाथ में लिए बाहर आ गया। इस काम में मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड लगे होंगे। बाहर तिवाड़ी का चपड़ासी फाइलों का पलंदा बगल में दबाए हुए चला रहा था। उसने मुझे तिवाड़ी के कमरे में से निकलते हुए देख लिया। मैंने उससे पूछा, साहब कहाँ गए हैं? चपड़ासी ने बताया कि साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस सेक्रेटरी साहब से मिलने गए हैं। वो जाते हुए चपड़ासी को कह गए थे। मैंने आगे कोई बात न की और अपने कमरे में आकर काम करने लगा। मेरा ख्याल टेप रिकॉर्डर की तरफ लगा हुआ था। उसकी टेप ऑन थी। मैं जानता था कि 2 बजे के बाद मिस्टर तिवाड़ी दिन में एक बार जरूर मिस्टर वशराम के पास जाते हैं और थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाते हैं। छोटा टेप रिकॉर्डर ऐसा था कि जिसकी टेप काफी वक्त तक चलती थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर तिवाड़ी को मैंने अपने कमरे में जाते देखा। उन्होंने चपड़ासी को आवाज दी। मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर सिगरेट लगाया। मुझे मालूम था कि मिस्टर तिवाड़ी की इस आवाज पर गुलदान में रखे हुए टेप रिकॉर्डर की टेप चल पड़ेगी। टेप का दौरानिया 2 घंटे का था। इस टेप में ये खूबी थी कि बहुत ही मध्यम स्पीड से चलती थी और कमरे में होने वाली गुफ्तगू को पूरे का पूरा और नॉर्मल स्पीड के साथ रिकॉर्ड करती जाती थी। 1 घंटा गुजर गया। कोई 3:15 बजे के करीब मैंने मिस्टर वशराम को एक फाइल उठाए हुए तिवाड़ी के कमरे में जाते देखा। अपने कमरे की चिक में से मुझे बाहर राहदारी का सारा मंजर नजर आया। वशराम मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में आधे घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। पहले ही रोज मैं अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ। गुलदान से टेप रिकॉर्डर को निकालने का मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। उसी रोज दफ्तर बंद होने से पहले जब मिस्टर तिवाड़ी किसी काम से बाहर गया तो मैं गुलदान में से अपना टेप रिकॉर्डर निकाल लाया। शाम को अपने बंगले पर आकर मैं बेडरूम में चाय की प्याली लेकर घुस गया। नौकरानी को छुट्टी दे दी, अंदर से कुंडी लगा ली और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। सबसे पहले मुझे तिवाड़ी की चपड़ासी को बुलाने की आवाज सुनाई दी। उसने चपड़ासी को अकाउंटेंट के पास जाने और कोई फाइल लाने की हिदायत की। उसके बाद खामोशी छा गई। बीच बीच में मिस्टर तिवाड़ी के किसी वक्त जरा खांसने की आवाज सुनाई दी जाती। देर तक टेप खाली चलती रही। मैंने उसे फॉरवर्ड किया। काफी आगे जाकर मिस्टर वशराम की आवाज सुनाई दी। सर मैंने पीएम के पीए को फोन कर दिया था। मिस्टर तिवाड़ी की आवाज सुनाई दी। अच्छा किया। फिर कुर्सी के चरचराने की आवाज आई। मिस्टर वशराम की आवाज आई। सर मेहता के लाइसेंस की फाइल का क्या करना है? मिस्टर तिवाड़ी ने कहा, वशराम तुम जानते हो कि हम उसे रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं देना चाहते, लेकिन कानूनी तौर पर हम उसे रोक भी नहीं सकते। वशराम बोला, सर आप इस केस को ऊपर पीएम तक क्यों नहीं ले जाते? तिवाड़ी की आवाज आई, अभी इसका वक्त नहीं आया, हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं, हमने उसकी निगरानी करके भी देख लिया है। ये शख्स या तो बिल्कुल बेगुनाह है या फिर इस कदर चालाक है कि हमें उसके
दिल का राज मालूम करने के लिए कोई दूसरा जाल बिछाना पड़ेगा। 2 सेकंड तक खामोशी तारी रही, फिर वशराम की आवाज सुनाई दी। एक बात वाज़ेह है सर कि हमें कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि मिस्टर मेहता ने कभी चीनी या पाकिस्तानी सफारत खाने का रुख किया हो। तिवाड़ी बोला, अगर ये शख्स वाकई इन 2 ममालिक के हाथों बिक चुका है और उनके लिए काम करता है तो फिर वो ऐसा अनाड़ीपन कभी नहीं करेगा कि इन 2 सफारत खानों का रुख करे। वो लोग खुद किसी न किसी तौर इससे राब्ता रखते होंगे। वशराम ने कहा, सर मैं तो कहता हूँ कि हमें उसकी निगरानी फिर से शुरू करवा देनी चाहिए। तिवाड़ी गहरी सांस लेकर बोला, इससे पहले जो आदमी हमने उसकी निगरानी पर लगाए थे उनकी लाशें ही हमें मिली हैं और ये हादसा नहीं हो सकता। वशराम ने कहा, तो फिर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। ये बात खुलकर सामने आ जानी चाहिए कि कैप्टन किशन मेहता किस मुल्क के लिए काम कर रहा है और काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ही हम इसके खिलाफ कोई बराह रास्त एक्शन ले सकेंगे। मिस्टर तिवाड़ी की आवाज आए, मैं इसी लाइन पर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद वो दफ्तरी उमूर पर कुछ देर बातें करते रहे। फिर वशराम के कदमों की आवाज दरवाजे तक गई और मालूम हो गई। आगे टेप पर कभी टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनाई दी। तिवाड़ी फोन पर किसी से दफ्तरी मामलात में बातें करता, फिर खामोशी छा जाती, यहाँ तक के टेप खत्म हो गई। ये टेप मेरे लिए बड़ी कीमती थी। इसने मुझे वो सब कुछ बता दिया था जिसको जानने के लिए मैं बेताब था। एक बात की मुझे खुशी हुई थी कि इन लोगों को मुझ पर यह शक नहीं था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ एक हिंदू के रूप में नौकरी कर रहा हूँ और अपने वतन के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने उधमपुर वाले सानहे के बारे में भी कोई बात नहीं की थी। टेप रिकॉर्डर को दोबारा गुलदान में रखना जरूरी हो गया था, क्योंकि अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि मिस्टर तिवाड़ी मुझे फंसाने के लिए कौन सा जाल फैलाने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।